हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है पुनः आज के इस ऑनलाइन क्लास में। आज मैं पुनः आपके लिए लेकर के आया हूँ पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित आधुनिक सिद्धांत को लेकर। यह जो मैं लेक्चर देने आया हूँ यह दूसरा भाग है इस टॉपिक पर। इससे पूर्व के क्लास में मैं आपसे चर्चा किया था जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक सिद्धांत जो दिया गया था उसके बारे में बताया था। उसके अंतर्गत मैं आपको बताया था कि प्रोफेसर इमैनुअल कांट जो अपना वायव्य राशि सिद्धांत दिया, पुनः मैं बताया था आपको लाप्लास का न्याहारिका सिद्धांत, और फिर कांट तथा लाप्लास दोनों का विचार जो था वह कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित, उसका भी मैं चर्चा किया था। फिर चैम्बरलेन तथा मोल्टन का ग्रहाणु संबंधी परिकल्पना का चर्चा किया। पुनः मैं आपसे चर्चा किया सर जेम्स जीन्स का ज्वारीय परिकल्पना का, और फिर आज जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वह है आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत देखेंगे आज हम सभी कि किस तरह से आधुनिक सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास को किस हद तक जो है वह सटीक जो है बातों को रखने में सफल होता है। तो आधुनिक सिद्धांतों में बिग बैंग सिद्धांत, या आप इसको कह सकते हैं विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना, सबसे महत्वपूर्ण है। सन 1920 में एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड के विस्तार के संबंध में प्रमाण दिए। बिग बैंग सिद्धांत 1950 तथा 1960 के दशकों में विकसित हुआ तथा 1972 में यह सिद्धांत सत्यापित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ एकाकी परमाणु से आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले उपजा। समय बीतने के साथ आकाश गंगाओं के बीच की दूरियां बढ़ी और वे एक दूसरे से दूर हो गई। आकाश गंगा तारों का समूह होता है। प्रारंभ में ब्रह्मांड बहुत ही छोटे आकार का था। जैसे ही ब्रह्मांड फैला, अग्निपिंड से विकिरण हुआ और यह फैलकर ठंडा हो गया। हल्के बादल पहले से ही उपस्थित थे। बादलों के कण गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए और विखंडित होकर आकाश गंगाओं का निर्माण करने लगे। आकाश गंगाओं ने स्वयं टूटकर तारों का निर्माण किया। बाद में तारे भी टूटे और ग्रहों का निर्माण हुआ। हमारे सौरमंडल की रचना इसी प्रकार से मानी जाती है कि हुई है। अब है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार कुछ अवस्थाओं में हुआ। अब ये अवस्था किस तरह की थी? तो पहला है, प्रारंभ में ब्रह्मांड का समस्त पदार्थ अत्यधिक छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर एकत्रित था। इस पदार्थ का आयतन अति सूक्ष्म तथा तापमान एवं घनत्व अनंत था। दूसरी अवस्था में अब से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग की प्रक्रिया के कारण इस गोलक में भीषण विस्फोट हुआ, जिससे इसका विस्तार हुआ। यह विस्तार
अब तक भी जारी है। इस विस्तार से कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकंड में ही बृहत विस्तार हो गया। इससे कुछ देर बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग के आरंभिक 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। अब तीसरी जो अवस्था था उसमें बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया तथा परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। तो ये बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से 3 अलग अलग अवस्थाओं में किस तरह से जो है ब्रह्मांड का जो है विस्तार हुआ उसकी मैं चर्चा किया। अब है कि होयल महोदय क्या कहते हैं, अब उसके बारे में जानें। होयल महोदय ने बिग बैंग के विकल्प के रूप में होयल महोदय बिग बैंग के विकल्प के रूप में स्थिर अवस्था संकल्पना स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट प्रस्तुत की। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार सदा एक समान रहा, परंतु ब्रह्मांड के विस्तार के संबंध में अधिकाधिक प्रमाण मिलने से इस संकल्पना को अधिक मान्यता नहीं मिल पाई। तारों का निर्माण, तो किस तरह से तारों का निर्माण हुआ, अब ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तारों का निर्माण, अधिकांश वैज्ञानिक यह मानते हैं कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा एवं पदार्थ का वितरण असमान था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता के कारण गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई। इससे पदार्थ का एकत्रण हुआ जिसने आकाशगंगाओं के विकास को आधार प्रदान किया। आकाशगंगाओं का विस्तार अत्यधिक होता है। इतनी अधिक दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। आकाशगंगाओं का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष तक होता है। प्रारंभ में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस द्वारा बने विशाल बादल से हुआ। इसे निहारिका कहते हैं। निहारिका के विकास से गैस के झुंड विकसित हुए जो बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बन गए। इन्हीं गैसीय पिंडों से तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। अनुमान है कि तारों का निर्माण अब से लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। अब है कि ग्रहों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। ग्रहों के निर्माण की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। पहला है ग्रहों का निर्माण तारों से हुआ है जो निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड हैं। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिससे गैसीय क्रोड का निर्माण होता है। इस गैसीय क्रोड के चारों ओर गैस तथा धूलकणों की चक्कर लगाती हुई तस्तरी विकसित हुई। दूसरी जो अवस्था है, दूसरी अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ। क्रोड के इर्द गिर्द का पदार्थ छोटे गोलाकार पिंडों के रूप में विकसित हुआ जो बाद में ग्रहाणुओं का रूप धारण कर गए। अधिक संख्या में छोटे पिंडों को ग्रहाणु कहते हैं। ये ग्रहाणु संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बन गए तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़ गए। तृतीय अवस्था है। तृतीय तथा अंतिम अवस्था में ग्रहाणुओं के सहवर्धित होने से कुछ बड़े पिंड ग्रहों का रूप धारण कर लिया। तो इस तरह से आपने जाना आज के इस ऑनलाइन क्लास में कि किस तरह से जो है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत में आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत जो है किस तरह से बिग बैंग थ्योरी आया और यह पुराने जो भी सिद्धांत था उस
सिद्धांत से हटकर अपने विचारों को रखा। इसने बताया कि तारों का निर्माण किस तरह से हुआ, ग्रहों का निर्माण किस तरह से हुआ। अब है कि पृथ्वी का उद्भव या कहूँ तो विकास के बारे में थोड़ी सी चर्चा यदि कर दूं इस पर, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सही रहेगा। तो प्रारंभ में हमारी पृथ्वी चट्टानी, गर्म तथा वीरान थी। इसका वायुमंडल भी बहुत ही विरल था, जिसकी रचना हाइड्रोजन तथा हीलियम से हुई। कालांतर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण पृथ्वी सुंदर बन गई और इस पर जल तथा जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां विकसित हुई। पृथ्वी पर जीवन आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व विकसित हुआ। पृथ्वी की संरचना परतदार है, जिसमें वायुमंडल की बाहरी सीमा से पृथ्वी के केंद्र तक प्रत्येक परत की रचना एक दूसरे से भिन्न है। तो अब यदि इसका और भी बृहत आप चर्चा करेंगे तो फिर स्थल मंडल का यहाँ पर किस रूप में विकास हुआ, फिर वायुमंडल तथा जलमंडल का कैसे विकास हुआ और जीवन की उत्पत्ति यहाँ पर किस तरह से हुई, तो इस टॉपिक पर भी थोड़ा सा चर्चा करना आवश्यक समझता हूँ। तो स्थल मंडल का विकास जो है, अधिकांश खगोलीय पिंड हल्के तथा भारी पदार्थ के मिश्रण से बने हैं और पृथ्वी कोई अपवाद नहीं है। पृथ्वी के विभिन्न पदार्थ विभिन्न घनत्व वाले होते हैं और पृथ्वी के आंतरिक भाग में पदार्थ घनत्व के अनुसार एक दूसरे से पृथक होते हैं। निकिल तथा लोहा जैसे भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र पर एकत्रित हो गए तथा हल्के पदार्थ पृथ्वी के तल पर बिखर गए। कालांतर में ऊपरी भाग के पदार्थ ठंडे होकर ठोस अवस्था को प्राप्त हुए और भूपर्पट्टी का निर्माण हुआ। हल्के तथा भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। पृथ्वी के धरातल से क्रोट तक 4 मुख्य परतें मिलती है, जिन्हें क्रमशः क्रस्ट यानी परपट्टी, प्रवार मेंटल, बाह्य क्रोट आउटर कोर तथा आंतरिक क्रोट इनर कोर के रूप में जानते हैं। परपट्टी के आंतरिक क्रोट तक जाने में तापमान, घनत्व, दबाव में वृद्धि होती जाती है। अब है वायुमंडल तथा जलमंडल का किस तरह से विकास हुआ। तो पृथ्वी के वर्तमान वायुमंडल का विकास 3 अवस्थाओं में हुआ। पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडल का ह्रास हुआ। यह वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन तथा हीलियम से बना था। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकली भाप तथा जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरी और अंतिम अवस्था में प्रकाश संश्लेषण ने वायुमंडल को संशोधित किया। पृथ्वी के वर्तमान वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.08% तथा ऑक्सीजन 20.95% की प्रचुरता है। आदिकालिक वायुमंडल सौर पवन के प्रभाव से पृथ्वी से दूर हो गया। जैसे ही समय बीतने के साथ साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी, पृथ्वी के आंतरिक भाग से बहुत सी गैसें तथा जलवाष्प बाहर निकल आए और वर्तमान वायुमंडल का विकास शुरू हुआ। पृथ्वी के भीतरी भाग से धरातल पर गैसों के उत्सर्जन और गैसों के उत्सर्जन को गैस उत्सर्जन कहते हैं। पृथ्वी के विभिन्न भागों में ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिससे वायुमंडल में जलवाष्प तथा गैसों की मात्रा में वृद्धि होने लगी। पृथ्वी के और अधिक ठंडा होने से वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का संघनन हुआ और वर्षा होने लगी। वर्षा का जल गर्तों में एकत्रित हुआ और महासागरों की इससे उत्पत्ति हुई। महासागरों की रचना आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद हुई। पृथ्वी पर जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व तथा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया लगभग 250 से 300 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुई। काफ़ी लंबी अवधि तक जीवन महासागरों तक ही सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन में वृद्धि हुई। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से भर गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई। अब है कि जीवन की उत्पत्ति किस तरह से हुई, इसकी भी थोड़ी चर्चा कर लूँ। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इसके निर्माण के अंतिम चरण में हुई, क्योंकि पृथ्वी का आदिकालिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक विज्ञान एक प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया को जीवन की उत्पत्ति का स्रोत मानता है। इस रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा जैव अणु बने और उनका समूहन हुआ। इस समूहन का वर्धन
हुआ, जिससे निर्जीव तत्व जीवित तत्वों में परिवर्तित हो गए। पृथ्वी पर जीवन के चिन्ह विभिन्न कालों की चट्टानों में मिलने वाले जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। अनुमान है कि पृथ्वी पर जीवन आज से लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। तो इस तरह से आज के इस ऑनलाइन क्लास में हमने जाना कि पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित या कहूँ ग्रहों के या तारों के उत्पत्ति से संबंधित जो है आधुनिक सिद्धांत किस हद तक जो है अपनी बातों को रखने में सफल होता है। तो उम्मीद करता हूँ छात्रों कि यह लेक्चर का दूसरा भाग और पहला भाग को यदि आप एक साथ सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपका यह जो है टॉपिक कि सौरमंडल की उत्पत्ति या फिर ग्रहों की उत्पत्ति या फिर पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और पृथ्वी का विकास किस तरह से हुआ, यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। तो मिलता हूँ फिर आपसे एक फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वाध्याय कीजिए और पढ़ाए हुए पाठों का जो है वह अभ्यास करते रहिए ताकि आपको कहीं से कोई समस्या ना हो। धन्यवाद।